नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो मैच है आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज का मैच का रिकॉर्ड क्या कहता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस का मैच है, ठीक है। 52 नंबर का मैच है ये, और ये 4 मई शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ये जो मैच है ये बेंगलुरु के ग्राउंड पर होने वाला है। आइए एक एक करके सारी चीज़ों पर थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पिच के रिपोर्ट पर। पिच का रिपोर्ट क्या कहता है, कल जिस तरीके से मैचेज हुआ उसी तरीके से, मैंने क्या बोला था, हर हफ्ते पैटर्न चेंज हो रहा है। इस हफ्ते पैटर्न कहाँ पर गया है, बॉलर्स पर गया है। उसी तरीके से आप देखते हैं इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। 4 मैचेज हुए इस ग्राउंड पर, अभी तक 4 मैचेज हुए। और हम बात कर लेते हैं स्पिनर्स की। सबसे पहले स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही मैच को अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 से 2 विकेट स्पिनर्स को आपको हर हाल में मिलते हुए दिखाई दे रहा है, सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो। लास्ट के मैच में जो यहां पर हुआ था तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन सेकेंड इनिंग में 2 विकेट मिला। बट उसके पहले देखा जाए तो 1-1, 2-2 विकेट का रेशियो हर हाल में यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें फास्टर्स की तो देखिए, फास्टर्स भी यहां पर ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं मिले हैं। यहां पर आरसीबी 10 विकेट भी गंवा चुकी है, ऑल आउट भी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। लास्ट के 2 मैच चेज नहीं हुए हैं और उससे पहले 2 मैच यहां पर चेज हुआ है। एवरेज स्कोरिंग की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने यहां पर लास्ट मैच में 287 रन बनाए थे, जिसमें आरसीबी 262 रन 7 विकेट पर बनाई थी, यानी कि बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। उसके पहले 181, 182, 176, 200 का आंकड़े की अगर बात करें तो यहां पर देखिए 200 का आंकड़ा कितनी बार बना है, देख रहे हैं, ये भी लगभग 200 है। तो 200 का आंकड़ा भी यहां पर ज्यादातर टाइम पर बना हुआ है। बट विकेट्स की अगर बात करें तो 9 विकेट, 5-5, 6-6, 5-3, 6-6-2, यानी कि किसी भी हाल में यहाँ पर 6 से 9 विकेट, मानकर चलिए कि 6 से 9 विकेट यहाँ पर गिर सकता है। जिस तरीके से सिचुएशन अभी इस साल का, मतलब इस हफ्ते का जो पैटर्न चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीज़ों को समझना है। मैं आपका इसकी भी बातें जो है आगे डिटेल से समझाने वाला हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो स्कोरिंग पैटर्न है, अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 160 से लेकर 200 के आसपास में बनते हुए दिखाई दे सकता है। 2 मैच चेज हुआ है, 2 मैच चेज नहीं हुआ है। इससे पहले अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 और 2, 6 मैच जो है यहाँ पर इस ग्राउंड पर चेज नहीं हुए हैं, जबकि 4 मैच यहाँ पर चेज हुआ है। तो चेज नहीं होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें हमें समझना है। अब इसके अकॉर्डिंग आगे क्या क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं कि पेस वर्सेज स्पिन्स की 4 मैचेज इस ग्राउंड पर हुए हैं, ठीक है। 4 मैच में 111 ओवर जो है फास्ट बॉलर्स ने डाला, तो 31 विकेट जो है वो फास्टर्स को मिले हैं, और 44 ओवर 4 मैच में डाले हैं स्पिनर्स ने, जिसमें से 11 विकेट स्पिनर को मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स जो है यहाँ पर अच्छे खासे अपना रोल निभा सकते हैं। रीजन भी यही है कि गुजरात टाइटंस की तरफ से देखा जाए तो स्पिनर्स की कमी नहीं है। देखिए, आर साई किशोर है, नूर अहमद है, इसके बाद राशिद खान है, और अगर हम बेंगलोर की तरफ से जाएं तो कर्ण शर्मा भी है, स्वप्निल सिंह भी है, ग्लेन मैक्सवेल भी है और विल जैक्स भी है। इतने सारे बॉलर्स यानी स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स को विकेट मिलेगा, ठीक है। ये बात दिमाग में आप लोग जरूर रखिएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में एवरेज जो है बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट के 4 मैचेज हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर हुआ। अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई एक ओपनर यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। आप देख रहे हैं कोई एक ओपनर यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहा है। लास्ट का जो मैच था उसके अंदर दोनों ओपनर ने परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पर 3 नंबर का प्लेयर भी एवरेज परफॉर्मेंस करके जा रहा है, 4 नंबर का प्लेयर थोड़ा सा डाउन है बट फिर भी एवरेज है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं दोस्तों। तो क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं ना, वो इसके नीचे के आंकड़े कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब कि जो भी सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है टॉप 5 में से ही दिखाई दे रहा है। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप 5 में से ही दिखाई दे रहा है। अब टॉप 5 में से कितने प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे परफॉर्म करके जा रहे हैं, तो देखिए अगर लास्ट के 4 मैच की बात करें तो यहां पर आपको ज्यादातर कितने प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें ये देखना है। और ये इसलिए देखना है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमें बैट्समैन के तौर पे कितने प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए लास्ट का जो मैच हुआ, यहां पर बैट्समैन में 5 बैट्समैन निकल के आए बाहर, ठीक है। उससे पहले 2, उससे पहले 3, फिर 2, यानी कि किसी भी कंडीशन में
मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर ही हमें लेने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 मैचेज है, इसके पहले भी अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 2 यहां पर 1 2 3, ठीक है, यहां पर 1 2, ठीक है, यहां पर 3, ठीक है, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो देख रहे हैं 3-3 का आंकड़ा है, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर जो है आपको अच्छे खासे पॉइंट देंगे। ड्रीम 11 यानी कि ड्रीम टीम के अंदर अगर बात करें तो ड्रीम टीम में सिर्फ और सिर्फ ड्रीम टीम के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बैट्समैन ही हमें रखने होंगे। ये सिचुएशन बहुत कम आता है, करीबन आप देख लीजिए यहां से लेके यहां तक, यानी कि पिछले 11 मैच के अंदर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि सारे टॉप 4 बैट्समैन, टॉप 5 बैट्समैन चले हैं ड्रीम टीम में आने के लायक। नहीं तो इससे पहले आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने टीम में प्लेयर्स को शामिल करना पड़ेगा। अब सिचुएशन क्या कहता है कि सिचुएशन अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई एक ओपनर यहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। अगर दोनों ओपनर्स की बात करें तो एक यहां पर, ठीक है, एक यहां पर और लास्ट यहां पर, ठीक है। सिर्फ 11 मैच में 4 बार ही ऐसा हुआ है जब सेकेंड मतलब फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर बैट्समैन जो है आपको दोनों ओपनर चले। नहीं तो इससे पहले ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ एक ओपनर ही अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। 3 नंबर के प्लेयर की बात करें कि कितनी बार ये ड्रीम टीम में आया है 3 नंबर का प्लेयर, तो 11 मैच में 5 बार जो है मतलब कि 3 नंबर का प्लेयर जो है डीटी बना है। नहीं तो उससे पहले कुछ खास नहीं है। 4 नंबर का प्लेयर का भी एवरेज परफॉर्मेंस है। अब थोड़ा सा एक और चीज है जो हमें नोटिस करना चाहिए। देखिए 3 और 4 की बात करते हैं। 3 और 4 दोनों कितनी मर्तबा चले हैं, ठीक है, देख रहे हैं 3 और 4 के चलने की संख्या मात्र 4 बार है। इससे पहले देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। यदि 4 नंबर चल रहा है तो 3 नंबर नहीं, 3 नंबर चल रहा है तो 4 नंबर नहीं। यहां भी वही सिचुएशन है, यहां भी यही सिचुएशन है। मतलब कि या तो 3 या फिर 4, 5 नंबर और 6 नंबर में से किसी एक को हमें रोटेट करना पड़ेगा। सिचुएशन आगे आपको दिखाता हूं। अगर कोई भी टीम बैट फर्स्ट करती है, कोई भी टीम बैट फर्स्ट करती है तो हमें क्या करना है, कोई एक ओपनर को लेना है या फिर दोनों ओपनर को, ठीक है, किसी एक ओपनर को या फिर दोनों ओपनर को। इसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 दोनों को एक साथ बहुत कम टीम में रखने की कोशिश कीजिएगा। दोनों एक साथ चलने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है। इसके बाद नंबर 5 और नंबर 6। सिचुएशन कैसे, मान लेते हैं कि अगर हमने किसी एक ओपनर को लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 नंबर को लिया और 5 नंबर को लिया। फिर क्या करना है, एक ओपनर, 4 नंबर और 5 नंबर, फिर एक ओपनर, फिर 4 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, फिर एक ओपनर, 3 नंबर और 6 नंबर। बस अगर आप 6 टीम बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपकी सेट कर जाएगी, ठीक है। हाँ, ये सिचुएशन है कि इसमें से हो सकता है कि जो ओपनर हम लेकर चल रहे हैं शायद वही पहले फ्लॉप हो जाए, तो दूसरे ओपनर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। सिचुएशन होगा कि कौन सा अच्छा खेल सकता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि दोनों ओपनर में से किसे सबसे जल्दी आउट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब समझिए यहां पर कि जो प्लेयर्स हैं, पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने टीम में प्लेयर्स को शामिल करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर गुजरात टाइटंस बैट फर्स्ट करती है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। अब समझिएगा कि सेकंड दूसरे साइड से जो है दिनेश कार्तिक विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे और यहां से रिद्धिमान साहा जो है वो विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे। आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो मैं यही कहूंगा कि या तो आप रिद्धिमान साहा को दिनेश कार्तिक के ऊपर चूज कीजिए, मतलब रिद्धिमान साहा को फिक्स करके दिनेश कार्तिक को रोटेट कीजिए, क्योंकि दिनेश कार्तिक की बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो देखिए ये इतने प्लेयर्स के बाद इनकी बैटिंग आने वाली है, तो बैटिंग के चांसेस थोड़े से कम है। हाँ, इनफैक्ट ये हो सकता है कि शायद एक आध विकेट कैच वगैरह या स्टंपिंग से इनको कुछ पॉइंट्स मिल जाए, नहीं तो और वो चांसेस हम रिद्धिमान साहा के साथ भी देख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि रिद्धिमान साहा के साथ फिक्स करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये फिक्स हो गए तो हमारे पास ओपनर के तौर पे कौन बचता है, सिर्फ एक शुभमन गिल। इसके बाद साई सुदर्शन है। उमरजाई का जो है अब बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे भेजा जा रहा है, बट सिचुएशन आज का कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। वही सेम सिचुएशन यहां भी आपको देखना है। अब विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी, या तो ये दोनों चलेंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होकर जाएगा पहले पावर प्ले के अंदर ही। उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4। अब आपको क्या करना है, या तो विल जैक्स या फिर पाटीदार। तो आप विल जैक्स को ड्रॉप कर दो, पाटीदार को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। अब एक और कंडीशन होगा
कंडीशन ये दिखाई दे रहा है कि विल जैक्स जस्ट लाइक सुनील नारायण ये आपको टॉप 3 में बैटिंग करने भी आ रहे हैं और आपको ये बॉलिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। बट बॉलिंग करने के चांसेस कहां पर है? अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, समझिएगा, इन दोनों में से कोई एक जल्दी आउट हो जाएगा तो साई सुदर्शन जब आएंगे तो शायद इनको बॉलिंग करने का उतना मौका मिले, नहीं तो शायद वो भी मौका नहीं मिलेगा, चूंकि जो है ये ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो आज सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। आज कंप्लीटली सिर्फ रोटेशन पर ही फोकस करना होगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको यह कह देगा कि विल जैक्स फ्लॉप होगा, ठीक है। और अगर विल जैक्स चल गया या अगर फ्लॉप होता है तो वो यही कहेगा कि मैंने तो बोला था विल जैक्स फ्लॉप होगा। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फ्लॉप लिस्ट भी दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। ये कैसे रोटेशन करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म किया। अब यहां पर जो हमें सबसे पहला फोकस करना है तो वो ये है कि कोई एक लेग स्पिनर जो है यहां पर एक बार 2 विकेट और एक बार 2 विकेट, एक बार विकेट नहीं मिला, नहीं तो 1 विकेट का रेशियो कंटिन्यू है। जैसे कि कल के मैच में भी पीयूष चावला का था, 1 विकेट का रेशियो कंटिन्यू था, मिला भी, बट वो ड्रीम टीम में नहीं आया क्योंकि मात्र 41 पॉइंट दिए थे। लेकिन अब जो सबसे जरूरी है वो है किसी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को हमें अपने टीम में शामिल करना पड़ेगा। रीजन कि 2-2 विकेट का जो रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है यहां पर किसके, राइट आर्म फास्ट बॉलर के। लेकिन एक और बात है, अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो आपको इस चार्ट के अंदर कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बॉलर जो है वो 3 से 4 विकेट लेकर गया हो। यहां पर फिलहाल मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको लगता है तो मुझे बताइएगा। बट यहां पर फिलहाल 3 से 4 विकेट लेने वाले बॉलर्स नजर नहीं आ रहे फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। तो अब इसका हमें रोटेशन कैसे करना होगा, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करे तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को हमें अपने टीम में लेना पड़ेगा, दूसरा एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक को लेना पड़ेगा और तीसरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या किसी लेग स्पिनर या राइट आर्म मीडियम फास्टर को हमें अपनी टीम में रोटेट करना पड़ेगा। सिचुएशंस कैसे होगा, तो देखिए बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि सर इस चीज को भी समझाया जाए। अब मान लेते हैं कि कोई भी टीम बॉल फर्स्ट करती है, जैसे कि गुजरात की टीम बॉल फर्स्ट करती है, तो हमें कहां फोकस करना पड़ेगा? सबसे पहले एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को अपने टीम में शामिल करना पड़ेगा। राइट आर्म फास्ट बॉलर में एक है उमरजाई जो कि आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद है एक संदीप वॉरियर, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक संदीप वॉरियर को अपने टीम में शामिल कर लिया और इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 बॉलर, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या नूर अहमद, ये चाइनामैन। इन दोनों में से किसी एक को रोटेट कीजिएगा, ठीक है। और अब क्या करना है कि तीसरे नंबर पे अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने संदीप वॉरियर को उठा लिया, उमरजाई को उठा लिया, आपने आर साई किशोर को ले लिया एक टीम के अंदर, दूसरे टीम के अंदर संदीप वॉरियर, उमरजाई और सीधा नूर अहमद, ठीक है। अब मोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है ना, मैं इनके नाम क्यों नहीं ले रहा हूं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि मोहित शर्मा का थोड़ा सा इंपैक्ट फर्स्ट इनिंग में कम होता है, सेकेंड इनिंग में ज्यादा होता है। बट मुझे आज के मैच में थोड़ा सा लग रहा है कि मोहित शर्मा को कहीं ना कहीं विकेट्स मिलना चाहिए। बट एक और भी कंडीशन है कि मोहित शर्मा आरसीबी के अगेंस्ट इनको विकेट्स बहुत कम मिले हों, आरसीबी के अगेंस्ट विकेट्स बहुत कम मिले हों, और ये बात मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। सेम कंडीशन आपको अगर आरसीबी बॉल फर्स्ट करती है तो आपको यहां पर दिखाई देते हैं एम सिराज जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। इसके बाद यश दयाल है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, तो इनको रोटेट कीजिएगा और मोहम्मद सिराज को फिक्स कीजिएगा। दूसरे ऑप्शन में बचते हैं या तो मैक्सवेल है या विल जैक्स है जो ऑफ ब्रेक बॉलर है। इसके बाद सीधा बचते हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्वप्निल सिंह जिनके सिलेक्शन परसेंट भी बहुत कम है। तो आज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए मैं पूरी की पूरी टीम जैसे कल भी रोटेट करके दिया था वैसे ही आज भी आप लोगों को रोटेट करके दूंगा, क्योंकि बिना रोटेशन का दोस्तों काम चलने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। सेकेंड इनिंग का बैटिंग ऑर्डर क्या परफॉर्म कर रहा है, अगर लास्ट के 4 मैच को ध्यान से देखा जाए तो एक ओपनर 77, फिर यहां पर दोनों ओपनर चले, फिर यहां पर दोनों ओपनर चले, यहां पर दोनों ओपनर लगभग फ्लॉप हुए। यानी अब एक और कंडीशन आप देखते हैं, सेकेंड इनिंग में कई बार 2 बार ऐसा हुआ है जबकि टॉप 4 बैट्समैन भी फ्लॉप होकर गए हैं। यहां पर टॉप 2 बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं, यहां पर भी टॉप 2 बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं, यहां पर भी फ्लॉप हुए हैं। दोस्तों आप देख रहे हो, यानी कि एक चीज तो साफ साफ क्लियर हमें दिखाई दे रही है कि ओपनिंग जोड़ी भले ही कोई एक चले या दोनों चले, लेकिन
टॉप 4 में से कोई 2 बैट्समैन जल्दी आउट होकर जा रहा है। ये कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर 4 नंबर के प्लेयर की बात करें तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक बार यहां 77 रन और एक बार यहां 39 रन, बाकी 11 मैच में सिर्फ 2 बार चला है 4 नंबर का प्लेयर, बाकी के टाइम पर फ्लॉप हुआ है। अगर 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो भी सिर्फ 4 बार चला है, बाकी के 7 टाइम पे फ्लॉप हुआ है। मतलब कि 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी थोड़ा सा जल्दी आउट होकर भी जा सकते हैं। यहां पर जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो दिखाई दे रहा है। इसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर ही आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। उसमें भी यहां पर सिर्फ 2 बार हुआ है, बाकी के टाइम पर यहां पर फ्लॉप ही हुए हैं। ये भी देखिए, ये लास्ट में 83 रन बना है। यहां पर देखिए, ये चार्ट रखिएगा, चार्ट से आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा। इसी चार्ट से हमें आगे की चीजों को समझना है। अब देखिए यहां पर किस तरीके से कंडीशन हमें अप्लाई करना है। कोई एक ओपनर, किसी एक ओपनर को लीजिए या फिर किसी को मत लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है, एक ओपनर या फिर किसी भी एक ओपनर को रखिए या मत रखिए। नंबर 3 और नंबर 4 के प्लेयर को हम टीम में शामिल करेंगे। अगर आप दोनों ओपनर के साथ नहीं जा रहे हैं तो फिर नंबर 3 और नंबर 4 दोनों को रखिए, और अगर आप किसी एक ओपनर को जा रहे हैं तो फिर नंबर 3 और नंबर 4 में से कोई एक ही चलेगा, और फिर सीधा नंबर 7 का प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 और 7 नंबर पे जो आएगा वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की देखा जाए तो अब यहां पर मैंने क्या बोला था, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट से ज्यादा लेने वाले बॉलर्स नहीं दिखाई दे रहे थे, बट फर्स्ट इनिंग में जो है 2 विकेट से ज्यादा लेने वाले बॉलर्स दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में आपको दिखाई देंगे। देखिए सेकेंड इनिंग में एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो 3-3 विकेट भी यहां पर कंटिन्यू लेकर गया हुआ है, देख रहे हैं, कंटिन्यू। इनफैक्ट यहां पर भी एक राइट आर्म मीडियम पेसर्स भी यहां पर 3-3 विकेट लेके गया है। लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात कर लेते हैं तो सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स भी विकेट्स लेके जाते हैं, सिर्फ 3 बार विकेट नहीं मिला है। लेकिन जब नहीं मिला है तो दूसरा जो है दूसरे लेफ्ट आर्म पेसर्स को विकेट मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म जो बॉलर्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग स्पिनर को उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार 2 विकेट और एक बार 3 विकेट मिला है लेफ्ट आर्म स्पिनर को, नहीं तो ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी सेकेंड इनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर रहा है सिवाय इस 2 विकेट के। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को हम अगर कंक्लूजन में समझते हैं तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि हमें राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर 2 रखने पड़ेंगे, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर जो है वो हमें 2 रखने पड़ेंगे, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग ब्रेक, इनमें से किसी एक को रोटेट करेंगे। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें एक एक करके बेस को समझना जरूरी है कि क्या बेस कहता है। गेमसीस 11 पर जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, फ्री, यहां पर लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं यार, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा मतलब आप समझ रहे हो, फ्री एंट्री, बिल्कुल फ्री एंट्री है, यहां पर कोई भी पैसे नहीं देने हैं। 50,000 का फ्री गिव अवे है। एक रैंक पर अगर आप आते हो तो यहां पर 25,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज है। फर्स्ट प्राइज जो है वो 25,000 रुपए का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग यहां पर जाकर खेलकर देखो, कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री एंट्री है। तो ज्वाइन करके देखिए। ग्रैंड 11 याद रखिएगा, ग्रैंड 11 जो है ये आपका रेफरल कोड है। रेफरल कोड जो है वो ग्रैंड 11 है, ठीक है। आपको यहां पर अपना रेफरल कोड जब डालिएगा तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और वो जो बोनस है उसका इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का यहां पर प्राइस पूल है। फर्स्ट रैंक, यहां पर 1 से 100 रैंक आना इतना इजी है क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 35,000 लोग ही खेलते हुए दिखाई देंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बार खेलकर ट्राई कीजिए, मजा आएगा, प्रॉफिट में रहोगे, ये बात गारंटी है। अब आज के फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट की बात कर लेते हैं कि आज के जो प्लेयर हैं वो फ्लॉप लिस्ट में कौन कौन है। तो सबसे पहले विराट कोहली है, ठीक है, 92.08%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली फ्लॉप ही हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। विराट कोहली ये फ्लॉप लिस्ट है, समझिएगा। फाफ डु प्लेसिस 77% का सिलेक्शन है, शुभमन गिल 82%, साई सुदर्शन 86%, विल जैक्स 85% और राशिद खान का सिलेक्शन है 75%। अब इसमें से याद रखिएगा, इसमें से कोई 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होंगे। तो अगर फ्लॉप होंगे तो क्या करना है, तो आपको यही करना है कि इन सभी को याद रखिएगा, इन सभी को एक साथ
इन सभी को एक साथ टीम में नहीं रखना है, ठीक है। इनमें से किसी 3 प्लेयर को ही रोटेट करना है एक साथ, या मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि फ्लॉप नहीं होंगे तो 4 प्लेयर को रोटेट कीजिएगा, नहीं तो मिनिमम 3 प्लेयर ही आपको इस सारों में से रोटेट करना पड़ेगा एक टीम में। एक ही टीम के अंदर इन सबको रखेगा तो आपकी टीम फ्लॉप हो जाएगी। और फ्लॉप टीम से बचाने के लिए ही मैं आपको ये लिस्ट देता हूं। अब इसको सिचुएशन को समझते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर ये चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, तो फिर राशिद खान 100% फ्लॉप हो जाएंगे। फ्लॉप का मतलब हुआ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। अगर एक विकेट भी मिल जाएगा तब भी ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि राशिद खान ने 2 विकेट ले लिया, राशिद खान ने 2 विकेट ले लिया, ठीक है। विराट कोहली ने मान लीजिए कि 70 रन बना दिया, ठीक है, और फाफ डुप्लेसी ने 40 रन बना दिया, तो इनके फ्लॉप होने के चांसेस फिर 100% बन जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर राशिद खान ने 2 विकेट ले लिया, विराट कोहली ने 70 रन बना दिया, तो डुप्लेसी और शुभमन गिल इन दोनों के फ्लॉप होने के चांसेस तकरीबन 70 से 90% हो जाएगा। तो दोस्तों, यही कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले कि इन 3 को और एक इसको, इन चारों को एक साथ मत रखिए, किसी भी कंडीशन में एक साथ मत रखिए। भले इन दोनों को रोटेट कर लीजिए, लेकिन इन चारों को एक साथ मत रखिएगा। आई बात समझ में? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होने वाला है दोस्तों। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि किन सारे प्लेयर को एक साथ नहीं रखना है। रिकॉर्ड्स कहता है, मेरी सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, आप जाइए और देखिए। मैंने जितने भी अभी तक मैचेज हुए हैं और जितनी भी ये सारी चीजें मैंने बताया है कि इनको एक साथ नहीं रखना है, जाइए और ड्रीम 11 पे ड्रीम टीम चेक कीजिए और देखिए कि क्या ये सभी एक साथ एक टीम में हैं। ड्रीम टीम के अंदर नहीं होंगे, 1000% नहीं होंगे। पूरे आईपीएल के अंदर 52 मैच, मतलब 51 मैच कंप्लीट हो गए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही मैच ऐसा था जिसमें दोनों प्लेयर ड्रीम टीम में आए थे, मतलब सभी ड्रीम टीम में आए थे जिनको मैंने फ्लॉप लिस्ट में डाला था। नहीं तो 50 मैच ऐसा हुआ है जहां पर ये सारे एक साथ नहीं आए हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब आपको यही है। अब रोटेशन कैसे कीजिएगा? तो रोटेशन करेंगे, विराट कोहली शुभमन गिल एक साथ रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, विल जैक्स को हम फ्लॉप कर देंगे, साई सुदर्शन को फ्लॉप कर देंगे और फिर राशिद खान को टीम में उठा लेंगे, ठीक है। फाफ डुप्लेसी को भी हम लोग फ्लॉप कर देंगे। ये इस कंडीशन से आपको टीम बनानी है। फिर अगर आप विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी को टीम में रख रहे हैं, शुभमन गिल को भी रख रहे हैं, तो फिर राशिद खान और विल जैक्स इन दोनों को फ्लॉप करो। यही आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, ठीक है। कम से कम 2 प्लेयर आपको किसी भी हाल में छोड़ना पड़ेगा इन सिलेक्शन में से। चलिए आगे बात करते हैं। आरसीबी के जो बैट्समैन हैं 2024 में जिनके परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रेड मार्क है, याद रखिएगा, जो रेड कलर में है वो ग्राउंड का है, बेंगलोर का ग्राउंड का है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ठीक है। और जो ग्रीन में है वो कलर है हेड टू हेड का, यानी कि ये हेड टू हेड का जो मैच है ये उसका कलर है। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं कि विराट कोहली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली देखिए, इस ग्राउंड पर जब भी खेले अच्छा पारी खेल कर गए हैं। सिर्फ एक बार 22 रन पर आउट हुए हैं, नहीं तो कंटिन्यू अच्छा खेल कर गए हैं। वहीं पर अगर फाफ डुप्लेसी की बात करें तो इस ग्राउंड पर 2 बार ये बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, तीसरी बार भी फ्लॉप हुए हैं। सिर्फ एक ही मैच ऐसा हुआ था जिसके अंदर फाफ डुप्लेसी ने 62 रन बनाए थे। तो समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? देखिए, यहीं पर चीजें दोस्तों क्लियर हो गई कि इस ग्राउंड पर जितने 4 मैचेज हुए हैं उसमें से सिर्फ एक ही मैच हुआ जिसके अंदर ये दोनों विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी चले थे, नहीं तो ज्यादातर टाइम ये लोग फ्लॉप होकर गए हुए हैं। ओके, अब समझिएगा, यहां पर लास्ट के 3 मैच में वैसे फाफ डुप्लेसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस आईपीएल के अंदर भी फाफ डुप्लेसी सिर्फ एवरेज पॉइंट्स देके जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली रिदम में दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले विराट कोहली के फ्लॉप होने के चांसेस जो है वो कितनी मर्तबा है, तो सिर्फ 2 मर्तबा, और एक इसको जोड़ लिया जाए 22 रन, तो 3 मर्तबा, यानी कि लास्ट के 11-10 मैच के अंदर सिर्फ 3 बार विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं। बाकी के टाइम पे अच्छा खेल कर गए हैं। 77 रन, 83 रन, 113 रन, 42 रन, 51 रन, 70 रन, देख रहे हैं परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजत पाटीदार की, ठीक है। रजत पाटीदार जब इस ग्राउंड पर खेले तो 18 रन, फिर 33 और 29 और फिर 9 रन, यानी कि रजत पाटीदार भी 2 बार इस ग्राउंड पर फ्लॉप होकर गए हुए हैं। ओके,
कैमरन ग्रीन का तो रिकॉर्ड बिल्कुल ही खराब है इस ग्राउंड पे। दिनेश कार्तिक भी एक बार 28 रन, बाकी 2 बार फ्लॉप हुए हैं, एक बार 83 रन बनाए थे। वैसे दिनेश कार्तिक अभी इस साल अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। विल जैक्स की बात करें तो एक बार इस ग्राउंड पर खेले, 7 रन बनाए थे लास्ट मैच में हेड टू हेड में, यानी कि जब ये गुजरात के अगेंस्ट खेले थे तो 100 रन बनाया था, और डुप्लेसी भी गुजरात के अगेंस्ट जब खेले तो 24 रन बनाए, और विराट कोहली का 70 रन है। आपको हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहे हैं, एक तो विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड अभी फिलहाल कुछ खास नहीं है। इस ग्राउंड पर भी देखिए फ्लॉप होकर गए हुए, एक बार 28 रन, और लास्ट मैच इनको खेलने के लिए भी नहीं मिला। तो एक ही प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, वो विराट कोहली, जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बाकी दिनेश कार्तिक भी ठीक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हेड टू हेड में भी इनका रिकॉर्ड नहीं, हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। विल जैक्स का रिकॉर्ड ठीक है, हालांकि पिछले 5 मैच में 2 बार अच्छी पारी खेलकर गए हुए हैं। अब आगे देखते हैं, बॉलर्स की बात कर लेते हैं। अगर बॉलर्स की बात करें तो देखिए मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं। इस ग्राउंड पर 3 बार खेले, एक बार 2 विकेट, एक बार 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में इनको इस ग्राउंड पर विकेट्स नहीं मिले हैं। यश दयाल कंटिन्यू विकेट लेने वाला खिलाड़ी है, कंटिन्यू। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार इस ग्राउंड पर और एक बार हेड टू हेड में इनको विकेट नहीं मिले हैं। कैमरन ग्रीन की बात करते हैं, इस ग्राउंड पर अभी तक इनको कोई विकेट्स नहीं मिले हैं। आप देख लीजिए, इस ग्राउंड पर अभी तक इनको कोई विकेट नहीं मिले हैं। मयंक डागर 1 विकेट मिला है। और ऋष चोपड़े की बात करें, अगर खेलेंगे तो देखिएगा, फिलहाल तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। करण शर्मा की बात कर लेते हैं, हेड टू हेड में भी इनको विकेट नहीं मिला, उसके पहले 2 विकेट मिले हैं। तो बॉलर्स का कुछ खास आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। लोकी फर्गूसन एक बार इस ग्राउंड पर खेले, 2 विकेट मिला, इसके बाद 1 विकेट, और लास्ट मैच में विकेट नहीं मिले हैं। तो यहां पर कुछ खास मतलब बॉलर्स का कुछ खास आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। मोहम्मद सिराज आज विकेट लेने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्लेयर है और वो है ग्लेन मैक्सवेल। इस ग्राउंड पर 2 बार बॉलिंग कराया और दोनों बार 2-2 विकेट मिले हैं ग्लेन मैक्सवेल के, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कंटिन्यू विकेट लेने के परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है तो वो है यश दयाल और ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक ना रिद्धिमान शाह का और ना शुभमन गिल का बेहतरीन पारी बहुत कम दिखाई दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 89-72 अगर बेहतरीन पारी है तो शुभमन गिल का इस आईपीएल में है 2 बार, और इसके पहले 31, 36, 35 बाकी के टाइम पर फ्लॉप होकर गए हुए हैं। देखिए कितनी मर्तबा फ्लॉप हुए हैं, 2, 3 और 2 5 बार। पिछले 10 मैच में 5 बार ये फ्लॉप होकर गए हुए हैं। तो ज्यादातर चांसेस जिनका यही दिखाई दे रहा है। हालांकि हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। साई सुदर्शन कंसिस्टेंट प्लेयर है, कंसिस्टेंट मतलब अगर फ्लॉप होने की बात की जाए तो सिर्फ एक बार ही ये खिलाड़ी ऐसा हुआ है जब फ्लॉप हुआ है, नहीं तो बाकी के टाइम पर चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है। डेविड मिलर लास्ट के 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है और हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड अच्छा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद उमरजाई की बात करें तो ये तो कंटिन्यू बैटिंग से तो ये खिलाड़ी पता नहीं क्या हो गया, इसको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। शाहरुख खान लास्ट मैच में 58 रन बनाए थे। ठीक है, ये कुछ सबके रिकॉर्ड हैं जो आपके सामने है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुजरात के बॉलर्स का क्या हालचाल है। अजमतुल्ला उमरजाई की बात करें, लास्ट के 3 मैच से विकेट्स नहीं मिले हैं। अगर ये बॉलर आज बॉलिंग करता है, खेलता है, तो मुझे लगता है आज इसको विकेट्स मिलना चाहिए। ड्रीम टीम में इसको किसी भी हाल में उमरजाई को आना चाहिए। राशिद खान की बात कर लेते हैं, लास्ट के 2 मैच में विकेट्स नहीं मिले हैं, और अगर ये गलती से भी 1 से 2 विकेट लेते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, फिर फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली और शुभमन गिल, इन तीनों में से कोई 2 या कोई एक पक्का फ्लॉप होगा। आर साई किशोर की बात कर लेते हैं, एक बार 4 विकेट, एक बार 1 ही ओवर मिला, फिर इसके बाद हेड टू हेड में एक बार 1 विकेट मिले हुए हैं। मोहित शर्मा विकेट तो मिलते हैं लेकिन लास्ट के 2 मैच से विकेट इनको नहीं मिले हैं। विकेट मिलने के चांसेस हैं, बट एक डाउट है, और वो डाउट ये है कि आरसीबी के अगेंस्ट इनको विकेट्स बहुत कम मिले हैं। लेकिन मोहित शर्मा अगर सेकंड इनिंग में जाएंगे, सेकंड बॉल करेंगे, तो आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बनाकर जा सकते हैं। बाकी नूर अहमद का भी वैसा ही है, कई बार विकेट नहीं मिलता है, कई बार 2-2 विकेट भी निकाल लेता है ये खिलाड़ी। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के बैट्समैन हेड टू हेड का रिकॉर्ड कैसा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ये जो है 101 रन, ये इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है। बाकी का हेड टू हेड का रिकॉर्ड 58 रन, 73 रन, 101 रन, 70 रन, कंटिन्यू परफॉर्मेंस। फाफ डुप्लेसी 0 पे आउट हुए हैं,
28 पर भी आउट हुए हैं, 24 पर भी आउट हुए हैं। सिर्फ एक बार 44 रन की पारी खेले हैं, जो बढ़िया पारी कहलाया जा सकता है। 28 रन की भी पारी एवरेज होता है, मतलब उतना बढ़िया नहीं होता। पाटीदार एक बार खेले हैं 52 रन, ग्लेन मैक्सवेल 33-40 और एक बार हेड टू हेड में इस ग्राउंड पर जब खेले तो 11 रन बनाए थे। विल जैक्स लास्ट मैच में हेड टू हेड में 100 रन बनाए थे। तो यहां से सबसे जो पहला जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, फिर से विराट कोहली निकल के आ रहे हैं। दूसरा खिलाड़ी आज में इंपैक्ट डाल सकते हैं और वो है ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, विल जैक्स पे थोड़ा सा भरोसा कम कीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के बैट्समैन हेड टू हेड, सॉरी बॉलर। अगर बॉलर की बात करें तो मोहम्मद सिराज को सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला है, इस ग्राउंड पर एक बार 2 विकेट और हेड टू हेड में, मतलब हेड टू हेड में ग्राउंड पर जब खेले तब भी 2 विकेट लिया और हेड टू हेड में वैसे अदर ग्राउंड पर भी खेले हैं तो भी 1 विकेट मिला है, एक बार विकेट नहीं मिला है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, ठीक है, हेड टू हेड में इनको विकेट्स मिल जाते हैं। इसके बाद किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। विजय कुमार खेला था, एक बार 1 विकेट मिला है और बाकी प्लेयर्स तो सारे चेंज हो गए हैं, अभी हेड टू हेड में खेले नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुजरात टाइटंस के बैट्समैन। ध्यान से देखिएगा, रिद्धिमान शाह 29, 31, 12 और 5 2 बार फ्लॉप हुए हैं, इस ग्राउंड पर भी फ्लॉप हुए और सिर्फ 2 बार इनका 29 और 31 रन का स्कोर है, इसलिए बोला रिद्धिमान शाह को फिक्स कर लीजिए दिनेश कार्तिक के जगह पे। शुभमन गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल एक बार 31 रन और एक बार 104 रन, 2 बार फ्लॉप हुए हैं। देख रहे हैं, शुभमन गिल 2 बार फ्लॉप हुए हैं, एक बार 104 रन बना के गया है और वो भी इसी ग्राउंड पर एक बार मैच हुआ था जब विराट कोहली फर्स्ट इनिंग में शतक लगाए थे और सेकंड इनिंग में शुभमन गिल ने भी शतक लगाया था, इसी ग्राउंड पर मैच हुआ था वो। अब साई सुदर्शन की बात कर लेते हैं। एक बार हेड टू हेड में फ्लॉप हुए हैं और एक बार 84 रन बनाया लास्ट मैच में। डेविड मिलर 39, 34 और 26 एक बार फ्लॉप हुए हैं, इस ग्राउंड पर फ्लॉप हुए हैं, बाकी हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, शाहरुख खान एक बार खेले 58 रन, राहुल तेवतिया 43 और राशिद खान का 19। तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहां से सबकी स्थिति डमाडोल है। कोई दिखाई दे रहा है तो डेविड मिलर का परफॉर्मेंस हेड टू हेड में कंटिन्यू कंसिस्टेंट है, बट हेड टू हेड की बात करें तो इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। गुजरात के बॉलर्स की बात कर लेते हैं, राशिद खान की बात कर लेते हैं। कंटिन्यू जब भी खेले हेड टू हेड में विकेट मिला है, अगर एक देखा जाए तो सिर्फ लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, नहीं तो कंटिन्यू विकेट लेके गए हुए हैं। इसके बाद और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। नूर अहमद एक बार इस ग्राउंड पर खेले थे, हेड टू हेड में इनको 2 विकेट मिले हुए हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। करण शर्मा, याद रखिएगा, कुछ ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा। करण शर्मा की बात कर लेते हैं। 6 मैच खेले हैं और 11 विकेट लेके गए हैं। आरसीबी मतलब बेंगलुरु के ग्राउंड पे करण शर्मा को विकेट अच्छे खासे मिलते हैं। 6 मैच में 11 विकेट लेकर गए हुए हैं। और अगर साई सुदर्शन की बात करें तो इस आईपीएल के अंदर 10 मैच में 418 रन बनाए हैं, 46 का एवरेज है और बेस्ट जो स्कोर है वो इन्हीं के आरसीबी के अगेंस्ट ही आया है, 84 रन। तो यहां से 2 प्लेयर हैं जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद डेविड मिलर की बात करें तो आरसीबी के अगेंस्ट डेविड मिलर 15 इनिंग में 356 रन बनाए हैं, 29 का एवरेज है। ठीक है, एक बार शतक, एक बार अर्धशतक और एक बार शतक भी लगाए हैं। 101 जो है इनका बेस्ट है, 156 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जब भी ये आरसीबी के अगेंस्ट खेलते हैं। विराट कोहली की बात कर लेते हैं। 10 मैच में 500 रन, 71 का एवरेज है। ठीक है, और 147 जो है इनका स्ट्राइक रेट है और बेस्ट स्कोर जो है, ठीक है, वो कितना है, 113। ठीक है, तो इस आईपीएल के अंदर अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस विराट कोहली का नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मोहित शर्मा। मैंने आपको क्या बोला, एक एक चीजें आपको दिखाता हूं। मोहित शर्मा की बात कर लेते हैं तो आरसीबी के अगेंस्ट जो है ना, मोहित जो है स्ट्रगल करते हैं। देखिए 15 मैच खेले हैं, ये वो खिलाड़ी है जिसका विकेट लेने के चांसेस पता है कितना होगा। 15 मैच देखा जाए, अदर देखा जाए तो 15 मैच में कम से कम इनका 28 से 30 विकेट होते हैं, कम से कम 28 से 30 विकेट होते हैं। लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट 15 मैच में मात्र 6 विकेट है। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा मोहित शर्मा पे डाउट हो रहा है। पाटीदार की बात कर लेते हैं। स्पिन बहुत तगड़ा खेलता है ये खिलाड़ी और अगेंस्ट में स्पिनर्स भरे हुए हैं। राशिद खान, नूर अहमद, आर साई किशोर, ये तीनों के तीनों स्पिनर्स भरे हुए हैं। तो हो सकता है पाटीदार के सामने स्पिनर्स को ना लेके आया जाए। रीजन देखिए, 60 बॉल खेलकर 60 बॉल खेला है पाटीदार ने और 135 रन बनाए हैं, जिसमें 2 बार आउट हुए हैं, सिर्फ 2 बार। ठीक है, एवरेज जो है वो कितना है, 67 का और 225 का स्ट्राइक रेट है। और छक्के की बात करें, चौका कम छक्का ज्यादा लगाया है, 14 छक्के हैं और 5 चौके हैं। तो पाटीदार का जो है रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है स्पिनर के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग की फाफ डुप्लेसी जो है राशिद खान के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। 41 बॉल पे
मात्र 24 रन बनाया। फाफ डु प्लेसी ने राशिद खान के अगेंस्ट 41 बॉल पे मात्र 24 रन बनाए, ठीक है। 3 बार आउट हो चुके हैं और एवरेज जो है आप देख लीजिए कितने का है, 8 रन का। तो बहुत खराब रिकॉर्ड है फाफ डु प्लेसी का राशिद के अगेंस्ट। हो सकता है कि राशिद खान को ये लोग जो है पावर प्ले में इस्तेमाल कर ले, याद रखिएगा, ठीक है। फाफ डु प्लेसी बेंगलुरु के ग्राउंड पे 14 मैच में 527 रन बनाए हैं, 47 का एवरेज है, ठीक है, एवरेज। और 79 रन जो है इनका बेस्ट है, 158 का स्ट्राइक रेट है। तो दोनों चीजें मैं आपको पैरेलल करके दिखा दिया, ठीक है, कि इनकी जो थ्रेट है वो है राशिद खान। और जो प्लस पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि इस ग्राउंड पे इनका अभी तक बेंगलुरु के ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, 47 का एवरेज है और 158 का स्ट्राइक रेट है। बात कर लेते हैं डीके वर्सेज राशिद खान, यानी कि दिनेश कार्तिक जो है राशिद खान के अगेंस्ट 29 बॉल खेले हैं और 31 रन बनाए हैं, जिसमें से 3 बार अपना विकेट राशिद खान को दे चुके हैं। तो राशिद खान के अगेंस्ट दिनेश कार्तिक भी स्ट्रगल करते हैं। सिराज की बात करते हैं, बेंगलुरु के ग्राउंड पर खास तौर से 18 मैच में 22 विकेट लेके गए हैं, तो एवरेज बहुत बढ़िया है इनका। 18 मैच में 22 विकेट, ठीक ठाक परफॉर्मेंस होता है। तो सिराज के लिए आज मैच में फिक्स कर देना सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग साहा वर्सेज सिराज। तो साहा जो है 3 बार डिसमिसल हो चुके हैं, कहां पर, मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट 37 बॉल में 37 रन, ठीक है, 12 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। तो 3 बार आउट हुए हैं। तो राशिद खान मोहम्मद सिराज जो है रिद्धमान साहा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है आज के मैच के लिए। गिल वर्सेस सिराज, तो गिल को अभी तक सिराज ने आउट नहीं किया है। 44 बॉल में 64 रन इन्होंने बनाया है, 145 का जो है स्ट्राइक रेट है। दोस्तों आप लोगों को मैंने जो बताया वो देखिए, यहां पर ये है गेमसिस 11 का प्लेटफॉर्म ऐप, जहां पर मैं आपको जो चीजें दिखाना था दिखा रहा हूं। देखिए फर्स्ट प्राइज जो है वो 3 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज है और यहां पर लोगों को देखिए कितने लोग हैं, मात्र 30,000। आप देख सकते हैं मात्र 30,000 लोग हैं, 49 रुपए का कॉन्टेस्ट है और 3 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज है। दोस्तों अदर ऐप से ज्यादा आपको यहां पर प्रॉफिट होगा, जहां पर आपको लाखों लोग हैं, 10 लाख लोग खेल रहे हैं, 20 लाख, करोड़ों लोग हैं, वहां पर सिर्फ 30,000 लोग हैं। तो आपकी रैंक अच्छी आ सकती है, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोग यहां पर एक बार ट्राई करके देखो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा सकती है। अब एक और चीज जो मैंने आपको बोला था और वो ये है कि यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं 25,000 रुपए का यहां पर जो है फर्स्ट प्राइज है और एंट्री फी मात्र 0 रुपया है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ज्वाइन करते हैं, एंट्री फी कितनी है, 0 रुपये, 1 रुपया नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप एक रैंक पे आते हैं दोस्तों, तो सीधा 25,000 रुपए का आपको फर्स्ट प्राइज है। तो इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैं आपको प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। आप अदर ऐप पे खेल रहे हैं, खेलिए, लेकिन एक टीम कम से कम यहां पर लगाकर छोड़ो आप लोग। क्या पता आपकी किस्मत से यहां पर आपको अच्छा रैंक आ जाए। अगर आ जाता है तो आपको 25,000, 8,000, 7,000 हर तरह के यहां पर आपको कॉन्टेस्ट में है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यहां पर विनिंग ब्रेकअप में देख लीजिए, 1 नंबर आप देखिए, यहां पर 1 नंबर को 25,000, 2 नंबर को 8,000, 3 नंबर को 3,000, 500, 100, इस तरीके से है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, बिना पैसे लगाए आप यहां पे अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लेयर हैं लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा, ठीक है। उमरजाई, स्वप्निल सिंह, मोहम्मद सिराज, ठीक है, मोहित शर्मा, संदीप वॉरियर, नूर अहमद और आर साई किशोर। अब यहाँ पर सिचुएशन समझिए, अगर गुजरात बॉल फर्स्ट करती है तो फिर उमरजाई और संदीप वॉरियर, इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। और फिर अगर बेंगलोर बॉल फर्स्ट करे या बॉल सेकंड करे, मुझे जो लगता है कि मोहम्मद सिराज को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों ही इनिंग में विकेट मिलने के चांसेज आज मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। स्वप्निल सिंह को रोटेट कीजिएगा, सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है इस खिलाड़ी का, और यहां से ये 2 खिलाड़ी जो हैं आपको मतलब कि रोटेट कीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। बट अब आपको जो सिचुएशन बताता हूं, मैं आपको भी पता है कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं एनालिसिस के तौर पे सारी चीजें बोल रहा हूं। बट आपको इतना जरूर बोलता हूं कि ये इनमें से कोई 2 से 3 खिलाड़ी ऐसा होगा जो 70 से 80 पॉइंट भी देकर जाएगा, और इन लोगों को लोग छोड़ के जाएंगे, खास तौर से संदीप वॉरियर को, ठीक है, इसके बाद आर साई किशोर को, नूर अहमद को और स्वप्निल सिंह को, इन लोगों को लोग छोड़ के जाने वाले हैं। और इनमें से कोई 2 खिलाड़ी ऐसा निकलेगा जो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके देगा, ठीक है। तो इनके ऊपर नजर आप लोग जरूर रखिएगा। जैसे कल नुवन थुसारा था, उसी तरीके से संदीप वॉरियर भी आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले संदीप वॉरियर बॉल फर्स्ट में,
मोहम्मद सिराज बोथ में। इसके बाद मोहित शर्मा सेकंड बॉल, याद रखिएगा मोहित शर्मा सेकंड बॉल। ये खिलाड़ी पर नजर रखिएगा, पता नहीं क्यों मैं इसको पिछले कई मैचों से कैप्टन बनाते आ रहा हूं, लेकिन ये फ्लॉप होते जा रहा है। देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। इसके बाद नूर अहमद और आर साई किशोर को रोटेट जरूर कीजिएगा और स्वप्निल सिंह को आप रखिएगा। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स किस इनिंग में विकेट ज्यादा लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को टीम रोटेट करके दूंगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ के रहिएगा। और जब मैच स्टार्ट होता है, मैच स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले से लेकर मैच स्टार्ट होने तक टेलीग्राम पर दोस्तों जरूर अपडेट रहिए, क्योंकि वहां तक मैं सारी जो दिन में कंक्लूजन निकालता हूं उसका पूरा रिजल्ट भी आपको देता हूं। सीवीसी कौन कहां से निकलेगा ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ के रहिए। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपसे कोई भी कभी भी पैसा नहीं मांगता, मेरे चैनल पर कभी भी किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसलिए अगर आपसे कोई मेरे मतलब कि ग्रैंड लीग एक्सपर्ट के लिंक से या टेलीग्राम चैनल पर कोई आपसे पैसे मांगता है तो वो फेक चैनल है, वहां पर आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।